एरर के फॉर्मूला में सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि अगर कैलकुलेटेड क्वांटिटी, इफ़ कैलकुलेटेड क्वांटिटी दो मेजर्ड क्वांटिटी का सम या डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में एरर इन z, दैट इज एरर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी, विल बी इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। ये पढ़ा था फॉर्मूला नंबर 1। ये था नंबर 1 फॉर्मूला। इसको सम या डिफरेंस रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? तो सम और डिफरेंस रूल, क्योंकि ये सम या डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी है, इसलिए सम और डिफरेंस का रूल ये है। मीन्स कैलकुलेटेड क्वांटिटी जिसका कैलकुलेशन करने जा रहे हो, वो कैलकुलेटेड क्वांटिटी जो मेजर्ड क्वांटिटी है उनके सम या डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में इसमें क्या एरर होगा, इसमें क्या एरर है, तो इसमें क्या एरर बन जाएगा। तो ये दोनों गिवन होंगे, तुम्हारा ये दोनों गिवन होंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेजर्ड क्वांटिटी तो भाई पता होता है कि मेजर करके ऐसे एक्सप्रेस किया है। कोई भी क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई? तो a इज इक्वल टू जो इसका मेजर करने पे मीन वैल्यू आता है सारे रीडिंग का, वो प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर याद होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली b अगर मेजर किया है तुमने तो b को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो b के जितने भी रीडिंग लिए उसके मीन, ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू समझते हैं, और प्लस माइनस एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन b। ऐसे ही तो मेजर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों मेजर्ड क्वांटिटी हैं, ये दोनों मेजर्ड क्वांटिटी हैं और इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेजर्ड क्वांटिटी। तो ये मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। अभी इन सब में क्या लिखा हुआ है उस पर मत जाओ। फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था सम और डिफरेंस का, वो ये था। सेकंड फॉर्मूला क्या था भाई? तो सेकंड फॉर्मूला क्या था वो जरा समझा जाए। सेकंड फॉर्मूला था प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल भाई? तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो क्या? अगर मान लो कोई हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी जो कि a इंटू बी हो, ऐसा हो, प्रोडक्ट रूल होगा तो क्या होगा भाई? तो उस कंडीशन में बताया था कि फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ये पढ़ा था हम लोगों ने। और इसी में अगर बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा भाई? इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100, इधर भी 100, तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन z कैलकुलेटेड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी a प्लस परसेंटेज एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी b। ये बनता था फॉर्मूला भाई। ये किसके लिए? तो प्रोडक्ट रूल के लिए। अगर हमारा z ऐसा है तो ऐसा होगा, देन दिस, इसका मतलब परसेंटेज में ऐसे। तो ये सेकंड था प्रोडक्ट रूल, सेकंड था हम लोग का प्रोडक्ट रूल, ये देखा था। बोलो भाई, ये तो समझ गए थे हम लोग यहाँ तक। फिर इसके बाद थर्ड में हम लोगों ने देखा था पावर रूल, पावर फॉर्मूला। वो क्या था भाई? तो पावर फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ z इज इक्वल टू, मान लो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है वो मेजर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो उस कंडीशन में फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू जो पावर है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। ऐसा होता था भाई। परसेंटेज एरर इन z क्या होगा? तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं भाई कि z इज इक्वल टू AQ है, a का पावर 3 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में भी वैसे ही होगा। फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। ये देखा था हम लोगों ने पावर फॉर्मूला, याद होगा, ये था पावर फॉर्मूला, ठीक है भाई। और क्या देखा था भाई? तो जनरल फॉर्मूला भी देखा था। जनरल फॉर्मूला क्या देखा था? तो जनरल फॉर्मूला में आता था कि इफ z इज इक्वल टू, मान लो z अगर हमारा हो जाए a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, ऐसा हो जाए, इट मीन्स a का पावर p, b का पावर q और c का पावर माइनस r। अगर ऐसा हो जाए z कैलकुलेटेड क्वांटिटी, अगर ऐसा हो, पावर पॉजिटिव हो, पावर निगेटिव हो, कुछ भी हो पावर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में याद होगा फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू p जो भी है उसका मॉड टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a
प्लस क्या होता था भाई, तो Q जो भी है पॉजिटिव है नेगेटिव उसका मॉड हमें चाहिए भाई, और फ्रैक्शनल एरर इन B, और प्लस R पॉजिटिव हो नेगेटिव हो माइनस R हो कुछ भी हो, हमें तो भाई पॉजिटिव चाहिए, और फिर फ्रैक्शनल एरर इन C। ये हम लोगों ने जाते जाते देख लिया था भाई। इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन Z विल बी इक्वल टू P का मॉड टाइम्स परसेंटेज एरर इन A प्लस Q का मॉड टाइम्स परसेंटेज एरर इन B, और सिमिलरली ऐड करेंगे, और R टाइम्स R या माइनस R जो भी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू से हमें मतलब है परसेंटेज एरर इन C। ऐसा हम लोग समझते थे। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, और कुछ इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, कुछ और भी आज प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं है, और इन फॉर्मूलाज को डेराइव भी करना है। सबको आवाज़ आ रही है? सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें, नोट करने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे कुछ भी नोट आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है भाई, तो इनका डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ फॉर्मूलाज भी हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा बहुत तो देखा ही था हम लोगों ने क्वेश्चन, लेकिन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए भाई। सम और डिफरेंस रूल याद रखने हैं, प्रोडक्ट रूल याद रखने हैं। डेरिवेशन करने को जो आता है वो एक ये वाला आता है, दूसरा एक ये प्रोडक्ट वाला आता है डेरिवेशन करने को, ये स्क्वायर वाला आता है डेरिवेशन करने को, और एक होता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का मतलब है z हमारा a अपॉन b हो तो। डिवीजन रूल मीन्स इफ़ z इज़ इक्वल टू a अपॉन b, तो जनरल में हम लोगों ने उसको इंक्लूड कर लिया, समझो a इंटू बी का पावर -1, यही हुआ ये a इंटू बी का पावर -1। तो ये भी कई बार डेराइव करने को आता है, हालांकि ये कम ही स्कूल वाले कराते हैं, फिर भी ये भी कई बार डेराइव करने को आता है। और ये क्या कहता है भाई, तो ये भी वही काम कहता है भाई, परसेंटेज फ्रैक्शनल जो भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। फ्रैक्शनल एरर इन z विल बी इक्वल टू, इसका पावर 1 है, हम लोग लिखेंगे 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, और प्लस ये -1 है तो भी प्लस ही लिखेंगे, और 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन b, ऐसा हमें लिखना होगा। ये है, और परसेंटेज में भी वैसे ही, तो ये भी कई बार प्रूफ करने को आता है, परसेंटेज एरर इन a और प्लस परसेंटेज एरर इन b, ऐसा हम लोग, तो ये भी डेराइव करने को आता है। सिर्फ ये जनरल फार्मूला डेराइव करने को नहीं आता है, ये सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल आता है, नॉट टू डेराइव। इसको हमें डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी करवाया जाता है। जनरल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि a स्क्वायर है, पावर साइड में आता है, पावर साइड में आता है। डिवाइड करने पे भी निगेटिव पावर होने से भी ये प्लस ही रहता है, पावर कभी भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये कभी माइनस नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे जो पावर है पावर साइड में रखेंगे, पावर है साइड में रखेंगे, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव पावर टाइम्स परसेंटेज या फ्रैक्शनल काम करते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। लास्ट क्लास में हज़म करना, इन सब को डाइजेस्ट करना, यही तो लास्ट क्लास का टारगेट था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे फार्मूला साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो चलो इसको मैं हटाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, और फिर ये 3-4 जो डेरिवेशन देखने हैं वो डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, वो भी आपको ज़रूरी है करना, और एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हटा दिया जाए भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अभी मैंने कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया है, ये सब था एरर एनालिसिस क्लास 2, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरर एनालिसिस का क्लास नंबर 3, जिसमें एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस, ये है। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c d आर 4%, 2%, 3%, 1% रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x में परसेंटेज एरर निकालने हैं। कोई कुछ कह रहा था, सारे लोग इसको सॉल्व करें। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे, फिर से क्या बोल रहे हो? सर ये मेरा हो गया। ये कब हो गया? तो आज ही दिया है ना, कि लास्ट टाइम भी दिया था? नहीं दिया था। अच्छा अभी किए? कितने % आया है? सर
मेरा तो 17.5 आया है। तो तुम तब से मैं बोल रहा था तो वो तुम नहीं सुन रहे थे, ये सॉल्व कर रहे थे। सर ये तो 2 सेकंड का अच्छा क्वेश्चन सर। अच्छा 2 सेकंड में कर लिए, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भाई 17.5% होना चाहिए, आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आंसर गड़बड़ हुआ तो अपने आप को थप्पड़ लगा लेना, ठीक है, जल्दी में कहीं गड़बड़ ना हो। चलो कोई बात नहीं है, बिल्कुल 2 ही सेकंड का 4 सेकंड का है, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो उसमें फंस जाते हैं ना लोग। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग यहाँ क्या दिया हुआ भाई। तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी x है यहाँ पे, और ये बिल्कुल सही बात है, बहुत छोटा सा ये बेकार सा तुच्चा सा क्वेश्चन है। बस ये क्या है कि फॉर्मूला को रिमाइंड कराने का काम कर रहा है, ये है। और इसमें परसेंटेज एरर दिए हुए हैं भाई, ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का, मीन्स ए का परसेंटेज एरर ये है। तो परसेंटेज एरर x में निकालने हैं भाई, तो परसेंटेज एरर इन x अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a, ऐसा ही लिखेंगे भाई, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b, प्लस c का पावर यहाँ पे -1 है भाई, a स्क्वायर बी क्यू, c का पावर -1 और d का पावर है -12, ये है। तो इसलिए 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी और प्लस 1 टाइम्स, क्योंकि -1 का मतलब क्या, 1 ही टाइम्स कर रहे हैं हमें, परसेंटेज एरर इन सी, और प्लस ये -12 है लेकिन क्या करेंगे, हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी, ऐसा लिखेंगे भाई। और इसी को इवेलुएट कर देने हैं। ए का है 4%, दैट इज 2 इंटू 4% हो गया भाई, 8% हो गया ये, और प्लस 3 इंटू ये वाला परसेंटेज है 2%, तो यहाँ पे देखेंगे भाई 2% है ये, 3 इंटू 2% ऐसा किया। और 1 इंटू परसेंटेज एरर सी का है 3%, तो 1 इंटू 3% हुआ भाई, और प्लस ये हाफ इंटू ये दिया है 1%, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 8 और 6 14 हो गए, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला तुमने, 17.5%। आई थिंक यही बोला था तुमने भाई, परसेंटेज एरर इन x 17.5%, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कि बहुत ज़्यादा, बस रिमाइंडर क्वेश्चन था ये, कि क्वेश्चन में हम लोगों का इस तरह का, और ये कई बार क्वेश्चन स्कूल में पूछा गया है। ठीक है भाई, इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 17.5% इसका आंसर है, 17.5%। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो भाई इस क्वेश्चन को किया जाए। द लेंथ ब्रेड्थ of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1, 3.4 plus minus 0.2. Calculate the area of the rectangle with error limit. Error limit के साथ area of the rectangle हम लोग निकाल सकते हैं, निकालो भाई। क्रिस समझ में आ रहा है ना क्रिस? चलो बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ो, इसको जल्दी से सॉल्व करो भाई सारे लोग। जिज्ञासा सॉल्व करो, हविषा सॉल्व करो, अनुष्का, आदित्य सॉल्व करो भाई। तान्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो तब इसको भी हम लोग देख लिया जाए भाई। इन सब के वीडियो आपके व्हाट्सएप पे चले आते हैं भाई, इसलिए कभी कोई छूट जाए, कोई कॉन्सेप्ट को समझने, मान लो मैं आगे बढ़ गया, आप डाउट पूछ नहीं पाए, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है भाई। आपको तो व्हाट्सएप पे मैं वीडियो भेज ही देता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि 1-2 क्लास के बाद जैसे ही हमारा लिस्ट तैयार हो जाएगा, फिर मैं जीमेल पे भेजना शुरू करूँगा। फ़िलहाल अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा, जो कि आप 19 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसने बोला, नाम बताओ? चलो देखते हैं नुपुर करेक्ट है कि नहीं है, चलो देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ को मैं लिख रहा हूँ भाई, सारे लोग देखेंगे 5.7
5.7 प्लस माइनस 0.1 है भाई। ठीक है भाई, ये कितना है सेंटीमीटर में है भाई। ठीक है, और विड्थ है इसका, तो चलो बी है इसका, ये भी दिया हुआ है 3.4 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड कैलकुलेट द एरिया, एरिया निकालना है भाई। तो एरिया सबको मालूम है, एरिया क्या होता है, एरिया तो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए या कैलकुलेट द एरिया। एरिया चाहिए लिमिट के साथ, मतलब एरिया का आप ट्रू वैल्यू लिखो, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू लिखो, और प्लस माइनस डेल्टा ए नॉट लिखो, ऐसा लिखेंगे। या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसका ट्रू वैल्यू लिखा जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा जाए, और प्लस माइनस कितना परसेंटेज हुआ एरर वो लिखा जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर लिमिट कैन बी गिवन बाई दिस, और एरर लिमिट हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं परसेंटेज में देना हुआ। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट पे चलेगा आंसर। तो एरिया हमारा मान लो ये है ए, तो एरिया हमारा ये ए नॉट का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो L इंटू बी है, जो कि ये 5.7 है L, और बी है हमारा 3.4। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल करके उसको ट्रू वैल्यू की तरह समझ सकते हैं, उसी में प्लस माइनस करना होता है। और इसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि सिंस एरिया इज L इंटू बी, हेंस हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ देखो पावर वन है, इसलिए लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज में लिखना चाहें या फ्रैक्शनल में लिखना चाहें, तो फ्रैक्शनल एरर अगर लिखना चाहेंगे एरिया में तो ऐसे हो जाएगा भाई, फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस 1 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन बी, ऐसा कर देंगे। और इसके हिसाब से जब निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एल जो है मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ मेजरमेंट वो 0.1 है, डिवाइडेड बाई 5.7 है, और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है डेल्टा बी यानी कि 0.2 और डिवाइडेड बाई ये 3.4, ये है ऐसे। ये हो गया फ्रैक्शनल। ये वैल्यू कैलकुलेट करके तुम्हें रख लेने हैं भाई, ये कितना आया वैल्यू, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आया ये कैलकुलेट करके, और इससे हमें मिल जाएगा डेल्टा ए नॉट। डेल्टा ए नॉट क्या मिल जाएगा भाई, तो ये ए नॉट उधर ले जाएंगे। ए नॉट का जो भी वैल्यू आया यहाँ पे, ये ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ये 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7। अब देखो मेरे से तो ज़्यादा कैलकुलेशन मत करवाओ, तुम लोगों के पास तो कैलकुलेटर होगा, फटाफट कर लिए होगे। तो ये काम करने हैं। ए नॉट का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वाला आएगा ए नॉट का वैल्यू। इस तरह से निकाल लेंगे, हमें डेल्टा ए नॉट मिल जाएगा। जैसे डेल्टा ए नॉट मिल गया तो ए नॉट पता हो गया, डेल्टा ए नॉट पता हो, डेल्टा ए नॉट यहाँ डाल दो और ए नॉट का जो वैल्यू आया है वो यहाँ डाल दो, मिल जाएगा तुम्हें। तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिक समझ गए क्या करने हैं। एरिया का फॉर्मूला भाई लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ करके इसका मेन जो ट्रू वैल्यू है वो निकाल लिया हमने। एरर का जो ट्रू वैल्यू की तरह डील कर रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दो भाई, और फ्रैक्शनल एरर करके, फ्रैक्शनल एरर निकाल करके हम लोग एरर इन द एरिया कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जो फ्रैक्शनल एरर निकला है वो ये आया है, तो फ्रैक्शनल एरर से हम लोग एरर निकाल लेंगे ए का, तो वो ए नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यही चीज़ किया हुआ, लॉजिक तो समझ गए। अब यही चीज़ मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर इसका सोल्यूशन साथ में होगा मेरे पास तो। देखो भाई कैलकुलेशन है, लेंथ विड्थ एरिया एल बी दोनों मल्टीप्लाई किए, 19.38 आया भाई, 19.38 या 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रैक्शनल एरर इन ए निकाले हम लोग, तो फ्रैक्शनल एरर ए निकालेंगे तो इसके बेसिस पे ये निकाल लेंगे, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो भाई 19.4, तो ये 19.4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो था फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 94 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। तो ये वैल्यू जब निकाला गया, ये वैल्यू जब निकाल लिया गया तो आया 1.5। इसका मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज, ये हमारा एरिया जो है परसेंट में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा ए निकाल लिया है, तो डेल्टा ए में लिख सकते हैं भाई। तो 19.4 ट्रू वैल्यू की तरह समझेंगे कैलकुलेटर वैल्यू को, और ये वाला जो आया है हमारा डेल्टा ए वो 1.5 आया था, इसलिए ऐसा लिख पाएंगे। यही काम करने थे, यही काम हम लोगों ने किया। एरर लिमिट के साथ हमें दिखाना था, एरर लिमिट के साथ हमने दिखा दिया। तो एरर ये है भाई, इसलिए यही मीन एब्सोल्यूट एरर की तरह समझने हैं। डेल्टा ए निकाल लिया, उसके बेसिस पे काम कर दिया। बोलो भाई कोई कंफ्यूजन है तान्या? नो सर।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि फिर हम लोग, हाँ बोलो। सर आपने जो राउंड ऑफ करके लिया है, अगर कोई राउंड ऑफ नहीं करे तो फिर उसका आंसर तो अलग आएगा ना? अलग है तो उससे क्या है, 19.4 के बदले 19.38 लिखना, तो राउंड ऑफ कर दिया गया है इसको, तो ऐसे लिख लिया 19.38 लिखोगे तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि गलत हो जाएगा, ये भी 19.38 लिख सकते हैं हम लोग। एक्चुअली होता क्या है कि उसमें एक रूल होता है कि अगर आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, ध्यान देना, उसमें पॉइंट के बाद 1 डेसिमल यूज़ कर रहे हो, तो अगर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल रखना चाहिए, एक ही डिजिट रखना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना चाहिए। इसलिए इसने ये जो 2 डिजिट आए हैं इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट के बाद 1 ही रहे, और इसमें भी हम लोग पॉइंट के बाद 1 ही रख रहे हैं। तो खैर इन सब रूल से, प्रिसीजन का रूल, इन सब से ये कोई पढ़ाता नहीं है फिजिक्स में, और नहीं ज़रूरत पड़ता है उतना। मेन है कि जो कैलकुलेशन करना था कैलकुलेशन कर लिए, राउंड ऑफ करने का मन है कर दो, नहीं राउंड ऑफ करने का मन है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लॉजिक समझ गया कैसे करना होता है, वो आप समझ रहे हो, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन कर रहे हैं बस। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाई a² b का पावर 3/2 c का पावर +4 d का पावर ½ द परसेंटेज एरर इन a b c d r दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। ये तो कर लेंगे भाई, पहले ही वाला जैसा है, कर लेंगे ना ये, पहले जैसा है, बस खाली पावर को साइड करना है। तो देखो इसका पावर को साइड हमने कर दिया, Q को क्या लिखा, तो a² है, b का पावर 3/2 है, c का पावर -4 है, d का पावर -½ है, और ये मैंने खुद करके फ़ोटो खींच लिया कि तुम्हें टाइम सेव करा पाएँ। तो टाइम देखो सेव करो भाई, तो 2 टाइम्स है ये, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन 3/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी एंड ½ टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। ऐसा काम करेंगे और जिसका जितना परसेंट है डाल दो और वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू हमारा लार्ज हो सकता है, कैलकुलेटेड करके आया वैल्यू, लेकिन जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें 6-7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 6 to 7% होता है तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो उसको बोलते हैं एरर। और अगर ज़्यादा वेरिएशन होने लग जाए तो उसको एरर नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत बड़ा गलती है, वो तो गुनाह है, ब्लंडर है। उसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग एरर के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। छोटे मोटे जो वेरिएशन हो रहे हैं इसका क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए ये प्रोपगेशन का रूल। प्रोडक्ट में होगा तो कैसे प्रोपगेट करेगा एरर, कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कैसे प्रोपगेट करेगा एरर, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कैसे, सम में है तो कैसे, और डिफरेंस में है, डिवीजन में है तो कैसे। तो इन्हीं सब का तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसको हटाता हूं मैं। एक क्वेश्चन, ये तो खैर कर लिया हम लोगों ने। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। सब लोग अपना रजिस्टर, कॉपी, पेन निकाल लें और थोड़ा अपने खोपड़ी को काम दें। इफ़ लिखो क्वेश्चन, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड, ऐसा करता हूँ, बोर्ड पे चलता हूँ, बोर्ड पे, क्योंकि मुझे साइज बढ़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़ मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई स्कूल के लिए। इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज इंक्रीमेंट ऐसा निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट, एरर ना बोल करके इसको इंक्रीमेंट भी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
If momentum of a particle is increased by 2%, then find percentage increment in the value of kinetic energy. Important question है। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो रहा होगा। देखो कैसे काम करेंगे, जरा समझो सारे लोग। देखो भाई, मोमेंटम को तुमने चेंज किया। मोमेंटम P होता है मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। तो P तो होता ही है। अब काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन हमें बताने हैं। काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है वो बताने हैं, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। मोमेंटम को इंक्रीज किया है, इंक्रीज्ड बाई 2%, इंक्रीज्ड बाई 2%। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करने हैं। अब सब लोग ध्यान दो, ये उस तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हजम करने हैं कि ये तो इंक्रीज किया गया है, एरर कहाँ है। तो पहले तो आप एरर को पहचानो भाई कि एरर क्या बोलते हैं। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है कि जो चीज़ जितना है मेजरमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें भाई कभी पॉजिटिव एरर हो गया, कभी नेगेटिव एरर हो गया, तो मीन निकाल के, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल करके, और हम लोग इस तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। मीन ऑफ ऑल द रीडिंग प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर corresponding to all the readings taken। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और ये मीन वैल्यू निकालते हैं और इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो अब ध्यान से समझने की जो बात है वो जरा देखो। ये तुमने मेजरमेंट किया तो वेरिएशन हुआ, ओरिजिनल था उससे थोड़ा ज़्यादा मेजर कर लिया। तो वैसे ही अगर कोई बॉडी है, मूव कर रहा है, इसका कुछ मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो मास था 2 kg, वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, तो होना तो चाहिए 10 kg मीटर पर सेकेंड। 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg था भाई, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है इसका। लेकिन हमने इसका मोमेंटम को मेज़र किया तो 10 के बदले में हमें 10.1 आया। तो कोई परेशानी तो हो रही है? हो सकता है भाई, मेजरमेंट में कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये तो हो सकता है। चलो, हमने मोमेंटम को मेज़र किया तो 10 के बदले 10.1 आ गया, या 9.9 आ गया, या 10.2 आ गया। तो ये तो भाई एरर की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग इसका मेज़र ही करें। हमने मेज़र नहीं किया, मान लो मेज़र नहीं किया, 10 है ना, मेज़र नहीं किया। और मैंने क्या किया कि ये जो पार्टिकल या बाइक जा रहा था, इसका मोमेंटम ये था, इसका मोमेंटम ये था। हमने इसको मेज़र नहीं किया। हमने बाइक जो जा रहा था ना उसका, या स्कूटी जा रहा था ना उसका रेस जो देते हैं तो स्पीड अप हो जाता है, और तो उसका रेस थोड़ा सा बढ़ा दिया। थोड़ा सा बढ़ाने से क्या हुआ, उसका स्पीड बढ़ गया। थोड़ा सा बढ़ाने से उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया तो ये स्पीड बढ़ गया, तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा भाई। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा भाई। मास तो स्कूटी का ऑलमोस्ट वही है, लेकिन स्पीड बढ़ जाने से मोमेंटम बढ़ गया। तो मोमेंटम बढ़ गया भाई, 10 से ये 10.2 हो गया। ठीक है, 10 से ये 10.2 हो गया, तो कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो इंक्रीमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो होता है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास। तो जब मोमेंटम बढ़ेगा भाई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से ध्यान दो, एरर फॉर्मूला का मतलब है कि हम लोग मेजरमेंट करने से स्लाइड जो वेरिएशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे क्वांटिटी पे क्या होता है। पहले ये समझो, काइनेटिक एनर्जी P²/2m, ये तो सब लोग जानते हो ना फॉर्मूला। चलो नहीं जानते हो, मैं अभी दिखाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv², ये तो भाई बचपन से जान रहे हो। ठीक है, तो ये हाफ और mv², इसमें मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्यों भाई, हमें मोमेंटम लाना है। तो एक मोमेंटम तो है m इंटू वी,
लेकिन एक v बेरोजगार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमें m इंटू वी 2 बार अगर ले आए तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, मास का भी हिसाब हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि m v स्क्वायर, v 2 बार है तो हमने क्या किया, मास को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया भाई, तो न्यूमरेटर में mv का होल स्क्वायर बोल सकते हैं और डिवाइडेड बाई ये 2 रह गया और ये m रह गया। बोलो इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमने m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उससे हो गया मोमेंटम mv का स्क्वायर और इधर हो गया 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2m। ये फॉर्मूला भी बहुत फेमस है। ये फॉर्मूला जिस तरह से फेमस है वैसे ही आगे चल करके ये वाला फॉर्मूला भी फेमस है काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम के टर्म में। किया क्या, इसी में m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारा इस तरह से मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m मिल गया। सो काइनेटिक एनर्जी ये होता है, अगर नहीं जानते हो तो आज से जान लो भाई। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। मोमेंटम बढ़ेगा, मास तो भाई हमारा कांस्टेंट समझा जाता है, मास इज कांस्टेंट, जो भी पार्टिकल था मास उसका कांस्टेंट। मोमेंटम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब ये जो बढ़ना है मोमेंटम का, वो चाहे तुमने मेजरमेंट करके 2% बढ़ा लिया हो या हमने स्कूटी में रेस दे दिया उससे थोड़ा बढ़ गया हो, तो उसके बढ़ने से क्या इस पे इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई एरर फार्मूला। अब तुम मेजर करके इसको 2% ज़्यादा मेजर कर लिए तो इसमें क्या एरर आएगा भाई, तो 4% का एरर आएगा कि 5% का एरर आएगा, क्या आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो एरर के फार्मूला से। एरर के फार्मूला से ये 2% के इंक्रीमेंट का क्या इफेक्ट है इस पर वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या भाई, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम किया है तुमने 2% का, तो 2 इंटू 2% दैट इज 4%। तो 4% का चेंज हो जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी में। अगर मोमेंटम को 2% से बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 4% हो जाएगा। ठीक है, ये 2% तुम इसमें जो बढ़ाए हो वो एरर मेजरमेंट करने से आया है 2% का, या हमने रेस से बढ़ा दिया है, 2% से बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया भाई तो ठीक है, बढ़ा दिया तो ये हमारे चाहे मेजरमेंट करने से 2% का चेंज इसमें आया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, या हमने जानबूझ के मोमेंटम को बढ़ा दिया है या कम कर दिया उसका क्या इफेक्ट आएगा। दोनों के लिए एरर फार्मूला वैलिड है, एरर फार्मूला वैलिड है दोनों के लिए। ये एरर फार्मूला का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर हम लोगों का ऐसे है मान लो, तो किसी क्वांटिटी में जो छोटे छोटे डिफरेंस आते हैं 2% का 3% का, उसका इफेक्ट इस पे क्या है वो कैलकुलेशन करने के लिए ही तो एरर फार्मूला है। छोटे छोटे इफेक्ट को काउंट करके और इस पे क्या इफेक्ट आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए ही एरर फार्मूला 4-5 हैं। वो 2-4% का जो वेरिएशन होता है, 2% का, 1% का, 3% का, ये 2 तरह से हो सकते हैं। मेजरमेंट में एरर से या किसी दूसरे रीजन से इंक्रीमेंट कर दिया इसमें A में, या डिक्रीमेंट कर दिया B में, या इंक्रीमेंट कर दिया C में, या डिक्रीमेंट कर दिया C में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका कैलकुलेशन देखना चाहते हैं। It means error formula is not only valid for error in measurement only, but slight variation due to any other reason. Slight variation किसी चीज़ में अगर हुआ due to any reason, तो what will be the effect on the dependent quantity, इस पे ये जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग जानना चाहते हैं, तो भी एरर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 2% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप सोचेंगे इसमें एरर तो दिख नहीं रहा है, तो भाई कोई बात नहीं है, लिखा है ना कि मोमेंटम को बढ़ा दिया। अब कैसे बढ़ाया, पेट्रोल इनपुट दे दिया ज़्यादा या कोई पीछे से धक्का मार दिया स्लाइटली, उससे मतलब नहीं है, कैसे भी इसका मोमेंटम बढ़ गया 2%, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट करने हैं। तो एक बात तो हजम हो गई कि यहाँ एरर नहीं है, फिर भी एरर फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्लाइट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। बोलो ये तो समझ में आया, बोलो क्लियर है, इतना तो समझ में आया कि हम लोग मोमेंटम में स्लाइड चेंज करेंगे ड्यू टू एनी रीजन,
स्लाइड चेंज करेंगे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना चेंज आएगा। तो मैं इसका अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करने जा रहे हैं सब लोग। देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे सॉल्व करें। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो भाई हाफ mv² होता है। तो तुम्हें इसका आंसर, जब ये क्वेश्चन बहुत आता है, कॉमन है स्कूल के लिए, तो इसको तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, तो हाफ mv² और इसको m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जरूर कर देना चाहिए। और इससे तुम दिखा दो कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भाई, तो mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज p² अपॉन 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, k = p² अपॉन 2m, और इसका हम लोग खूब यूज़ भी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में ओनली k लिख देते हैं, कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एरर दिखाई दे, एरर वर्ड दिखाई दे, एरर वर्ड ना भी दिखाई दे, ऐसे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्लाइट वेरिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लाइट वेरिएशन होना चाहिए किसी क्वांटिटी में, तो दूसरे क्वांटिटी में क्या होगा, वेरिएशन, उसके लिए एरर फार्मूला कैन बी अप्लाइड। तो मेथड 1 है, देखो मेथड 1 कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे भाई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा p² अपॉन 2m होता है। देयरफॉर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी या परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर और परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम। क्यों, मास इज कांस्टेंट। मास क्या भाई, मास तो हमारा कांस्टेंट था, मास में थोड़ी ना हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, जो एरर आए या वेरिएशन आए हम लोग तो उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम इज चेंज, मास को चेंज नहीं कर रहे हैं। मास जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में, तब तक मास को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं 11th क्लास 12th क्लास में, जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीमेंट। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक बात और नोटिस करो कि ये मोमेंटम जिसमें इंक्रीमेंट किया गया है वो न्यूमरेटर में है। वो कहाँ है, न्यूमरेटर में है, ऊपर है भाई, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है। और न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो तो ये वाला भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारा p² अपॉन 2m है, तो अगर ये न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो ये वाला भी इंक्रीज होगा। और कभी अगर ऐसा होता है, मान लो कोई भी चीज़ a अपॉन b है और डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब ओवरऑल डिक्रीज होगा। ये कांस्टेंट है, मान लो ये वाला कोई कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर वाला इंक्रीज हो रहा हो, तब ये वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान देना है कि मोमेंटम में इंक्रीमेंट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जिसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो वो अगर न्यूमरेटर में है तो यहाँ इंक्रीमेंट का कंक्लूजन लिखाएंगे, और अगर जिसमें चेंज कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में है और इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट डिक्रीमेंट में आएगा। तो वो सब थोड़ा माइन्यूटली ध्यान रखने हैं। अभी तो ये मोमेंटम न्यूमरेटर में है, इसलिए यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और वो कितना होगा, तो 2 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम भी था 2% का, तो ठीक है भाई, 2 टाइम्स 2% दैट इज 4% का क्या हुआ भाई, तो इंक्रीमेंट हुआ। 4% का क्या हो गया, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। तो बिल्कुल ठीक है भाई, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज 4% एज पर एरर फार्मूला। तो मेथड नंबर 1 है यूजिंग एरर फार्मूला। यूजिंग एरर फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है भाई, यूजिंग एरर फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा ध्यान देना, इसका मेथड नंबर 2 ये है एनालिटिकली। कुछ नहीं जानते हैं एरर फार्मूला, हमें नहीं पता भाई, एरर फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैथ तो ज़रूर पढ़ा है आपने कि अगर कोई चीज़ में वेरिएशन हो रहा हो तो उसका न्यू वैल्यू अब क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, वो निकाल सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे काम चला देंगे भाई। कैसे, तो देखो हम लोग चाहते हैं न्यू वैल्यू निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p² अपॉन 2m। ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी था, बाइक जा रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी ये था। अब क्या हुआ, तो इसको इंक्रीमेंट किया गया मोमेंटम को,
तो न्यू मोमेंटम यहाँ पे न्यू मोमेंटम पी डैश अगर लिखे तो न्यू मोमेंटम क्या है, तो एज पर क्वेश्चन पहले जो मोमेंटम था वो तो है ही, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 2% का, तो 2% ऑफ मोमेंटम और इसमें ऐड कर दो। पहले जो मोमेंटम था वो तो है ही, 2% और बढ़ दो। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 2%, मतलब 2% जितना है उसका 2% और इंक्रीज। तो भाई जो है वो है, प्लस इंक्रीज है 2% का, तो ठीक है इंक्रीज कर दो 2% का। सो न्यू मोमेंटम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसमें कोई एरर फॉर्मूला नहीं लगा रहा, कर रहा हूँ। अब देखो तो ये P है और प्लस 2% यानी 2/100 इंटू P। इससे क्या मिला भाई, 100 एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 102P डिवाइडेड बाई 100। 100 एलसीएम ले लिए, ये 100P और प्लस 2P 102P डिवाइडेड बाई 100, ये P डैश हो गया। P डैश का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है 51/50 भी बोल सकते हैं। चलो 102 डिवाइडेड बाई 100P इतना है न्यू मोमेंटम। ध्यान देना इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं कर रहे हैं, न्यू मोमेंटम ये मिल गया। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी K डैश लिखेंगे। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो मोमेंटम न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ऐसा लिखेंगे, ठीक है भाई। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर, तो मोमेंटम न्यू क्या है भाई, तो 102 डिवाइडेड बाई 100P ये है। तो ठीक है भाई, तो 102 डिवाइडेड बाई 100P इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2m, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। न्यू काइनेटिक एनर्जी मिला, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया, देखो 102 का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 1.02 का स्क्वायर। ये क्या है 102 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स क्या है 1.02P, यही तो है 1.02P। तो ये हो गया 1.02 का स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि 1.02 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 1.02 का स्क्वायर करेंगे तो 004 हो जाएगा, शायद इतना ही हो जाएगा। P स्क्वायर अपॉन 2m को लिख सकते हैं हम लोग पहले वाला काइनेटिक एनर्जी। बोलो भाई ये ठीक है, ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पहले वाले को मान लो अगर K0 लिखते हैं तो ऐसा लिख देंगे कि ये तो भाई इतना K0 हो गया, और 1.02 का स्क्वायर करोगे तो 1.004 आएंगे कि नहीं, देखो भाई 1.404 आ रहा है, कर लो भाई कैलकुलेशन। 1. कितना आ रहा है 0404, ऐसे ये आ रहा है, हाँ तो ठीक है चलो ये आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना था, हमने क्या किया, जो परसेंटेज चेंज हुआ था मोमेंटम में वो कर दिया भाई, न्यू मोमेंटम निकाल लिया, न्यू काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, पहले K0 था अब K डैश हो गया, इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बोलो ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज परसेंटेज इंक्रीमेंट। सो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, अब इसका वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। K डैश था 1.0404 K0 माइनस K0, इसका वैल्यू रख दिया 1.0404 K0 माइनस K0 डिवाइडेड बाई K0 इंटू 100, यही तो है इंटू 100, यहाँ तक ठीक है। अब इससे मिल गया हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट
और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो 1.0404 के नॉट माइनस के नॉट, तो के नॉट हम लोग एलसीएम ले, के नॉट हम लोग बाहर ले लिए और ये बच गया 1.0404 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के नॉट है, तो के नॉट तो भाई कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100% है, ठीक है। तो के नॉट तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.0404 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.04%, ये आ गया 4.04%। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ये आ गया तुम्हारा, ये है एनालिटिकल कैलकुलेशन। इसमें हम लोगों ने पूरा एनालिटिकल काम किया है और इस तरह से 4.04% आया। इसमें यह है एक्यूरेट कैलकुलेशन, एनालिटिकली कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। आप सोचेंगे ये सब क्या करा रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहे हैं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हम लोगों का क्वेश्चन क्या था भाई कि अगर मोमेंटम में हम लोगों ने 2% का इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट चाहे एरर मेजरमेंट करने से हुआ हो या हमने जानबूझ के बढ़ाया हो। 2% बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, एरर का फार्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेथड 1 देखा हम लोगों ने, तो मेथड 1 में हम लोगों ने डायरेक्ट एरर फार्मूला अप्लाई किया और कितना आया, 4% आया। और इसमें कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन एरर फार्मूला नहीं लगाया, ये हम लोगों ने एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। मोमेंटम में जितना % इंक्रीमेंट करना था कर दिया, न्यू मोमेंटम आ गया, ये न्यू मोमेंटम था। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी न्यू निकालना चाहते हैं, न्यू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m करेंगे। ठीक है भाई, न्यू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m किया तो इससे मिल गया हमें न्यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, अब निकालना है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट बोलता तो ये होता, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो मिल गया। तो भाई अब हमने रख दिया वैल्यू, के नॉट को हम लोगों ने कॉमन बाहर लेकर के कैंसिल करा दिया, बच गया 1.0404 माइनस 1 ये, और ये हो गया पॉइंट, ये आ गया हमारा 0.404 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 2 डेसिमल आगे बढ़ गया 4.04%। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा 4.04% से, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, जबकि एरर फार्मूला बोल रहा है कि ये 4% का इंक्रीमेंट होगा। तो दोनों तो ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं भाई, बोलो ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, क्लियर है? ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं ना, एरर फार्मूला से इतना कैलकुलेशन से बच गए और जो आंसर आना था ऑलमोस्ट वही आ गया। मीन्स ऑलमोस्ट दोनों सेम आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है, थोड़ा सा इससे कम आया, थोड़ा सा ही तो कम आया, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्टेबल है, ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है भाई, तो एरर फार्मूला से भी काम हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? नंबर 1 बात कि एरर से वेरिएशन हुआ हो या किसी दूसरे मीन से, जैसे भी हो 2% का अगर वेरिएशन हुआ है, इसका इफेक्ट किसी कैलकुलेटेड क्वांटिटी पे निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग एरर का फार्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। और अप्लाई करके देखा हम लोगों ने, ये आया और ये ऑलमोस्ट वही है जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लिखना हो तो लिख लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूँ, ये वही है, सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसको कि हमने मोमेंटम को इंक्रीज किया 50% से, 2% के बदले में 50% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेम, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, तुम भी लिख सकते हो और इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। टाइम थोड़ा लगे कोई बात नहीं, लेकिन इससे कंक्लूजन बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट कर देगा कि एरर फार्मूला का वैलिडिटी क्या है, बता देगा आपको। इसलिए इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, लिखो भाई, इफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, find percentage increment
फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट in the value of kinetic energy, in the value of its kinetic energy। ठीक है भाई, इसका फिर हम लोग वही काम करेंगे, तो फटाफट अब कर लिया जाए भाई, फटाफट कर लो। कुछ लोग पेन चलाने वाले हैं फास्ट, तो वो जल्दी से काम करें भाई। सर एरर फॉर्मूला 100 है। एरर फॉर्मूला 100 है। चलो भाई, मेथड 1 हमने अप्लाई किया यूजिंग एरर फॉर्मूला। ठीक है भाई, आपके स्कूल में अगर ये आ जाएगा तो आप तो ये फटाफट काम कर दोगे भाई, यूजिंग एरर फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, मास में कोई चेंज होना नहीं है। सो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम। तो इसलिए हो गया भाई परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये था 50%, इसलिए हो गया कितना भाई, तो 100%। 100% का इंक्रीमेंट हुआ। 100% का इंक्रीमेंट का मतलब समझते हो कि जितना था उतना ही इंक्रीमेंट हो गया। दैट इज के था अगर, या के नॉट था, तो 100% ऑफ के नॉट मीन्स 100/100 इंटू के नॉट, दैट इज के नॉट, यानी कि डबल हो गया। जितना था उतना ही और इंक्रीमेंट हो गया, इट मीन्स डबल हो गया। तो डबल हो जाना, किसी चीज़ का डबल हो जाना मतलब 100% उसका इंक्रीमेंट हो गया। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। 100% का इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। 100% का इंक्रीमेंट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। तो ये आया इस कंडीशन में। अब हम लोग मेथड 2 पे चलें। मेथड 2 पे चलोगे, आंसर आएगा 125%। अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने चलते हैं मेथड 2, ठीक है, एनालिटिकली हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आंसर याद है भाई, काइनेटिक एनर्जी में 125% का इंक्रीमेंट होगा। कैसे, तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, कोई बात नहीं है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, फिर वैसे ही न्यू मोमेंटम इज इक्वल टू पहले वाला मोमेंटम प्लस कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 50% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 50% ऑफ p, ऐसा बोलेंगे भाई। तो बताओ भाई न्यू मोमेंटम क्या हो गया, तो न्यू मोमेंटम हो गया p और प्लस 50%, दैट इज 50/100p, 50/100p, ऐसा लिखेंगे। और इससे मिल गया हमें p डैश इज इक्वल टू p प्लस p/2, और p प्लस p/2 मीन्स 3p/2। चलो भाई, p प्लस p/2 मीन्स 3p/2, ये मिल गया हमें। 3p/2 हो गया भाई। पेन अब छोड़ दो, अब पेन छोड़ दिया जाए, समझने पे जोड़ दिया जाए। न्यू मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आप में से कुछ लोगों ने किया था। न्यू मोमेंटम हमारा 3p/2, क्योंकि 50% बढ़ गया, जितना था उसका 50%, 50% मतलब आधा, हाफ, तो हाफ बढ़ गया भाई। p प्लस p/2 हो गया, 3p/2 हो गया। तो इस बेसिस पे अब हम लोग निकाल सकते हैं भाई कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ। तो हम लोग निकाल सकते हैं, पहले वाला जो काइनेटिक एनर्जी था वो था p²/2m, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ये था। दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों का होना है न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो वो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा भाई न्यू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और काइनेटिक एनर्जी न्यू पाएंगे। तो भाई बताओ, काइनेटिक एनर्जी के लिए न्यू मोमेंटम है 3p/2, 3p/2 है भाई, ठीक है। ये न्यू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज द वैल्यू ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी। अच्छी बात है भाई, न्यू काइनेटिक एनर्जी इतना मिल गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, तो अब न्यू काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा भाई, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9/4, 9/4, फिर आ जाएगा p²/2m, 9/4 p²/2m, 9/4 को आगे अलग कर दिया और p²/2m एज इट इज रहने दिया, सच दैट कि ये 9/4 आया और p²/2m को बोलेंगे पहले वाला काइनेटिक एनर्जी। बोलो ये ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया, क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
तो अब लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, तो दिस इज इक्वल टू इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100%। यही तो होता है भाई, इंक्रीमेंट कितना, तो अब के डैश हो गया है, पहले तो के नॉट था, इतना इंक्रीमेंट हुआ, ओरिजिनल है के नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100%, यही हो गया परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए फाइनली कैलकुलेट करके ये आएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। के डैश का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे भाई 9/4 के नॉट माइनस के नॉट, ये हो गया इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल के नॉट इंटू 100%। दिस विल बी इक्वल टू के नॉट बाहर निकाल के कैंसिल करा देंगे, मीन्स ये हो गया 9/4 माइनस 1 इंटू 100%। 9/4 माइनस 1, 4 ले लो एलसीएम, 9 माइनस 4 इंटू 100%। 9 माइनस 4 इज 5, 5/4 इंटू 100%, 5/4 इंटू 100%, 4 से 25 और 25 5 जा 125% का इंक्रीमेंट आया। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी जो आया वो आया 125%, 125%। अब हम लोग कंक्लूजन निकालने के कंडीशन में आ गए, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, 125%। अब देखो कि हमने 2% के बदले में अब 50% का इंक्रीमेंट किया। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, 50% का इंक्रीमेंट किया है मोमेंटम में इस बार। अब जब 50% का इंक्रीमेंट किया तो देखा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन, नो अप्रॉक्सीमेशन, सारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ भाई, तो उस कंडीशन में ये हुआ कि हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी 125% आया। मीन्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहता है कि 125% से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया है। सो करेक्ट तो ये है, 125% का इंक्रीमेंट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन तुम्हारा एरर फॉर्मूला क्या कह रहा है, एरर फॉर्मूला कह रहा है 100%। तो ये 100% और 125% इन दोनों का डिफरेंस इतना बड़ा है कि वी कैन नॉट, हम लोग ऐसा अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कन्विंस आवर सेल्फ कि ये और ये दोनों एक आंसर हो जाएगा। हो ही नहीं सकता भाई, ये 100% कह रहा है, ये 125, जबकि ये एक्यूरेट है, इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया भाई। वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज वेरिएशन जो करना था किया, जो कैलकुलेशन करना था किया, और इस तरह से हमें मिल गया भाई परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि एग्जैक्ट है 125%। बट इसको हम लोग, इसके रिजल्ट को एरर फॉर्मूला से जो अप्लाई करके आए हैं, इस रिजल्ट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ये क्या हुआ भाई, आप सोचो ये क्या हुआ, क्या गड़बड़ झाला है ये। पहले 2% किया था तो दोनों सही आंसर दे दिया था भाई, दोनों तरफ से सेम ही मैचिंग हो गया था। लेकिन अभी जब 50% किया तो मैचिंग नहीं हुआ, तो ये क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि एरर फार्मूला तुम छोटे वेरिएशन के लिए 2% के लिए अप्लाई किए प्रीवियस वाले में, तो तुम्हें एक्यूरेट ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया। यहाँ पे तुमने बड़े वेरिएशन के लिए कैलकुलेशन कर दिया, बड़ा वेरिएशन कराओगे मोमेंटम में और तब इसमें इफेक्ट कैलकुलेट करोगे और एरर फार्मूला से निकालना चाहोगे, रॉन्ग रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एरर नहीं है, ये ब्लंडर है। 50% इंक्रीज कर देना, 50% ज़्यादा मेजर कर लेना। ये 2 मीटर का बोर्ड था, 3 मीटर मेजर कर दिया। अरे 2 मीटर का बोर्ड होता है तो 2.1 मेजर कर लोगे, 2.2 मेजर कर लोगे, उसको एरर समझ सकते हैं। ये 2 मीटर का है और तुम 3 मीटर मेजर कर रहे हो, मीन्स 1.5 टाइम्स ज़्यादा, 50% ज़्यादा मेजर कर रहे हो, तो दिस इज ब्लंडर। और ब्लंडर के लिए एरर फार्मूला लाओगे तो रॉन्ग ही रिजल्ट पाओगे। इस फॉर्मूला से, इस क्वेश्चन से तुम्हें एक क्लैरिटी मिला कि छोटे वेरिएशन, जो छोटा वेरिएशन हम लोगों ने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो छोटे वेरिएशन किया तो ये 4% दिया और ये दिया हमारा 4.04%, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो दोनों मैचिंग है, क्योंकि 2% का वेरिएशन किया था तो वो इतना बड़ा वेरिएशन था ही नहीं कि इसका इफेक्ट अगर हम लोग इस पर कैलकुलेट करें तो वो करेक्ट ना आए। छोटा वेरिएशन के लिए शॉर्टकट में फॉर्मूला सीधा 2% किया, ये इतना बड़ा थोड़ी आंसर तो ये 2 सेंटेंस का है। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट चाहिए 2 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम 4%, सीधा आ गया आंसर। और ये करेक्ट भी है,
क्यों? क्योंकि छोटे वेरिएशन का इफेक्ट डालना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, निकाल सकते हो। एग्जैक्ट भी वही काम करेगा और ये भी वही काम करेगा। लेकिन बड़े वेरिएशन तुमने जैसे ही अप्लाई किया बड़े वेरिएशन में, तो तुम्हारा रॉन्ग रिजल्ट आया। कहाँ 100% और एग्जैक्ट है 125%। तो एक बात अब तो क्लियर हो गया सबको भाई कि एरर फार्मूलाज आर वैलिड फॉर एरर्स नॉट फॉर ब्लंडर्स। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये खोपड़ी में सेट कर लेने हैं कि 2, 4, 6%, 7% से कम अगर वेरिएशन हो रहा हो तो उसका इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एरर फार्मूला। लेकिन ज़्यादा वेरिएशन हो तो एरर फार्मूला नहीं लगाना। दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर ब्लंडर्स, जो भी फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने बताया क्या मतलब बड़े वेरिएशन में क्या हुआ, बहुत बड़ा डिफरेंस आया एग्जैक्ट आंसर में, और एरर फार्मूला से जो निकाला है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस क्यों आया? जब एरर फार्मूला डिराइव करेंगे पता लग जाएगा, जब एरर फार्मूला डिराइव करेंगे पता लग जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि एरर फार्मूला को डिराइव ही कर लिया जाए, ठीक है। डिराइव कर लिया जाए, इसको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। अब मैं एरर फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। ये 4-5 जो फार्मूलाज थे, 3-4 फार्मूला जो आते हैं स्कूल में, वो सब डिराइव करेंगे और उसमें तुम्हें ये पता लग जाएगा। अगर मैं हाईलाइट कराऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ एरर फार्मूला छोटे वेरिएशन के लिए ही होना चाहिए, बड़े वेरिएशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या है मैटर वो समझ गए। अब क्यों है ये मैटर हम लोग डेरिवेशन करते हैं और समझेंगे, ठीक है भाई। हटाएं इसको, हटाया जाए। यस सर। चलो भाई हटा दिया, चलो हटा दिया। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशंस। तो लिखो भाई रजिस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा जाए। डेरिवेशंस में नंबर 1 फॉर्मूला, इफ z इज इक्वल टू a प्लस b, ये क्वेश्चन दे दिया जाए। इफ z इज इक्वल टू a प्लस b, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, और R1 दे दिया, R2 दे दिया, R इक्विवेलेंट निकालना हो सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब Z हमारा A प्लस B है, ये दोनों मेजर्ड क्वांटिटी हैं, ये दोनों मेजर्ड A एंड B आर मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है भाई। और ये है तुम्हारा Z जो कि कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। इस कैलकुलेटेड क्वांटिटी को हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है इन दोनों के वैल्यूज़ पे, तो ऐसा बोल सकते। अब z इज इक्वल टू अगर a प्लस b है तो फॉर्मूला हम लोग को निकालने हैं। टारगेट क्या है? एरर चाहिए z में, ये है टारगेट, ठीक है। देखो अब सारे लोग, तुम्हें पता है कि ये a को एक्सप्रेस करते हैं कैसे भाई? तो a को एक्सप्रेस करते हैं इसका जो ट्रू वैल्यू होता है और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली b को जब एक्सप्रेस करते हैं तो इसका भी ट्रू वैल्यू होता है मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स टेकन फॉर b, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन b। और जब कैलकुलेटेड क्वांटिटी कैलकुलेट करके आएगा तो इसका भी एक वैल्यू आएगा, ये वैल्यू है कैलकुलेटेड क्वांटिटी का मेन वैल्यू जो है, जो मेन वैल्यू आया a प्लस बी करके, अगर ये 2 है ये 3 है तो 5 आ गया। लेकिन प्लस माइनस अब एरर का देख रहे हैं तो एरर हमारा यही तो निकालना है, यही निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। देखो इस चीज़ को हम लोग जो ये है वही चीज़ मैं लिखने चाह रहा हूँ इस फॉर्मेट में, एरर के फॉर्मेट में। मतलब ये z तो खाली z नहीं होगा ना भाई, z में तो कुछ वेरिएशन भी है, a है तो इसमें भी कुछ वेरिएशन है। तो राइटिंग द सेम इक्वेशन विद एरर लिमिट्स के साथ रखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या भाई? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। लिख दिया, a के बदले में ये लिख दिया, b के बदले में प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b।
ऐसे लिख दिया। ये A है एरर लिमिट के साथ, B है एरर लिमिट के साथ, और ये Z है ये भी एरर लिमिट के साथ। पर्पस है ये वाला निकालना, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा, पर्पस है डेल्टा Z निकालना भाई, ठीक है। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, मतलब A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B और प्लस माइनस डेल्टा B। अब ये जो है A और ये B, इसको एक साथ तो लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D है, तो A प्लस ये वाला भी तो लिख सकते हैं एक साथ। मतलब इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ कि A प्लस B पहले एक साथ लिख देते हैं, और फिर प्लस माइनस डेल्टा A है उसको तो लिख ही देंगे, प्लस माइनस डेल्टा B है उसको भी लिख ही देंगे। इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया, और यहाँ क्या है भाई, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z है, ठीक है भाई। इससे फ़ायदा क्या होगा एक साथ लिखने का? एक साथ लिखने का ये फ़ायदा है कि A प्लस B ही तो Z है, A प्लस B ही तो Z है, इसलिए ये जो Z लिखा हमने इसको भी Z लिख सकते हैं, दैट इज़ Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B को हम लोग लिख सकते हैं Z, ताकि इधर इधर कैंसिल कर देंगे, और प्लस माइनस डेल्टा A हो गया और प्लस माइनस डेल्टा B हो गया। क्योंकि A प्लस B हम लोग चाहते तो यहाँ से ही कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से ही कैंसिल कर, एक और स्टेप बढ़ा दिया, समझो ये Z ही तो है, तो Z है तो कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला भाई, तो प्लस माइनस डेल्टा Z, प्लस माइनस डेल्टा Z, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। ये जो मिला हमें, ये मिला। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये अब इम्पॉर्टेंट है भाई, एक स्टेप बच गया बस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस माइनस डेल्टा Z है तो इसको लिखेंगे डेल्टा Z, प्लस माइनस डेल्टा A है तो उसका खाली पॉजिटिव वाला लिखेंगे, दैट इज डेल्टा A। उधर भी प्लस माइनस डेल्टा B है, खाली प्लस लिखेंगे, माइनस छोड़ देंगे, डेल्टा B, डेल्टा A डेल्टा B। यही हमें निकालना था और वो आ गया। एरर इन Z इज इक्वल टू एरर इन A प्लस एरर इन B। अब सबके माइंड में घूम रहा होगा ये कि निगेटिव को क्यों छोड़ दिया गया, तो निगेटिव साइन को हम लोग ड्रॉप करते हैं। निगेटिव साइन इन एरर लिमिट्स आर ड्रॉप्ड। क्यों भाई, बिकॉज एरर always increases, never decreases। मीन्स, लिख लो भाई, पहले लिख लो, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। ये लिख लो, यहाँ से यहाँ तक लिखो, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये बात आपको हजम अभी नहीं हो रही है, ये वाला चीज़ यहाँ तक तो हजम हो गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। हमने एरर लिमिट के साथ इसको एक्सप्रेस कर दिया, जो था वही एक्सप्रेस कर दिया, आगे बढ़ाया, A प्लस B कैंसिल हो गए और डेल्टा Z आ गया। प्लस माइनस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के बाद क्यों नेगेटिव साइन ड्रॉप किए, इसमें प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इतना लिखो पहले। मीन्स एरर्स इन errors made in measured quantity, errors made in measured quantity always contribute फटाफट लिखो भाई। in the calculated quantity। चलो भाई अब जरा समझा जाए। चलो यहाँ तक तो लिख लिए आपने, नहीं भी लिखा, कम भी थोड़ा लिखे होगे, तब भी बाद में हम लोग
नोट कर लोगे वीडियो से देख करके। चलो देखो भाई, अब जरा समझा जाए इस बात को, सारे लोग इस बात को अब जरा समझें। क्या है भाई, तो ये जरा समझो कि यहाँ पे क्यों हमने नेगेटिव साइन को ड्रॉप किया, ये जरा समझेंगे। नेगेटिव साइन को इसलिए ड्रॉप किया, सारे लोग ध्यान से सुन लेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि कभी भी जो भी इसमें एरर है, जो भी इसमें एरर है, माइनस नहीं हो सकता। मान लो ये लाया 0.02 एरर, और अगर ये भी लाया 0.02 एरर, तो माइनस अगर हो जाए तो इसका मतलब डेल्टा जेड यानी कि एरर इन जेड तो जीरो हो जाएगा भाई। कभी यहाँ माइनस का अगर तुम इमेजिन भी कर लोगे कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो अगर यहाँ माइनस होगा कभी भी, तो इसका एरर वैल्यू, इसका एरर वैल्यू सेम भी तो हो सकता है भाई। इसमें भी हमने एरर किया 0.02 का, उसमें भी बी में भी एरर किया 0.02 का, तो माइनस करने का मतलब समझ रहे हो। माइनस अगर कर देंगे इस रिजल्ट में तो एरर इन जेड विल बी जीरो। एरर इन जेड विल बी जीरो का मतलब क्या है कि एरर फ्री हो जाए। मतलब एक ए लाए तुम जिसमें 0.02 था एरर, बी लाए 0.02 था एरर, और माइनस अगर एरर में होता हो तो इसका 0.02 इसका 0.02 तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो, तो ये एरर फ्री। ऐसा कभी नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता कि दो एरर वाले क्वांटिटी आए, उस पे कैलकुलेशन हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इस क्वांटिटी प्लस इस क्वांटिटी को मिला करके ये z बन रहा है, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये z बन रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एरर अगर सेम हो तो ये वाला एरर फ्री हो जाए। एरर फ्री तो हो ही नहीं सकता कैलकुलेटेड क्वांटिटी। जब इन सब मेजर्ड क्वांटिटी में एरर है तो एरर आएगा ही। अब कोई c आ जाए, एक और c आ जाए, इन दोनों ने मिल करके मान लो 0.3 एरर प्रोड्यूस किया। अब ये C आ जाएगा तो क्या ये C साथ में एरर लाएगा, तो वो इसका इंक्रीमेंट इसमें करेगा या डिक्रीमेंट कर देगा। जब एक और एक्स्ट्रा एरर के साथ आ रहा है तो वो और एरर बढ़ाएगा ही ना। मान लो 0.3 था 0.4 कर दिया, 0.5 कर दिया। ये तो नहीं हो सकता कि एडिशनल कोई और आए मेजर्ड क्वांटिटी और उसका वो भी एरर के साथ है और इसका ओवरऑल एरर को कम कर दे, Z का ओवरऑल एरर को कम कर दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई भी क्वांटिटी मेजर करके आएगा साथ में एरर लाएगा, और उस पे बेस्ड जब कैलकुलेशन होगा तो वो अपना कंट्रीब्यूशन में इसको बढ़ाएगा ही। ओवरऑल एरर का इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट कभी नहीं हो सकता, माइनस कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए ये जो वेरिएशंस हैं प्लस माइनस, ये इंडिविजुअल के लिए तो लिखते होगे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये जो कैलकुलेट करके लाओगे तो इसमें इंक्रीमेंट ही होगा। ओवरऑल एरर इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं होता है। ये जो बुक में लिखे रहते हैं इनमें से कोई एक चीज़ लिखा रहता है, नेगेटिव साइन इज ड्रॉप्ड बिकॉज एरर ऑलवेज इंक्रीजेस नेवर डिक्रीजेस, कभी डिक्रीज नहीं करता। मीन्स एरर मेड इन मेजर्ड क्वांटिटी ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एंड इंक्रीजेस द ओवरऑल एरर इन द कैलकुलेटेड क्वांटिटी। इसलिए नेगेटिव साइन को ड्रॉप करते हैं और ये लिखते हैं रिजल्ट। डाउट बताओ, बोलो क्लियर है यहां तक? हमेशा एरर इंक्रीज होगा। देखो यहाँ माइनस भी रहेगा ना, तब भी यहाँ पे जब माइनस रहेगा a माइनस बी, तब भी वहाँ प्लस ही आएगा। उसको तो मैं प्रूव भी करूँगा, लेकिन कभी भी इस तरह का आएगा तो आप सारे निगेटिव साइन को ड्रॉप करोगे, सिर्फ पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव ऐड ही होने हैं, ओवरऑल इंक्रीमेंट होने हैं। अब थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए तो इसका ओवरऑल इंक्रीमेंट जेड का बढ़ाएगा ही, कम नहीं कर सकता। जब कोई एरर लेके आएगा तो वो कैलकुलेटेड क्वांटिटी में एरर में बढ़ाएगा, कम नहीं कर सकता। इसलिए माइनस साइन कभी नहीं होता एरर में, हमेशा ऐड होता है, हमेशा इंक्रीमेंट होता है। इसलिए प्लस साइन रखते हैं, नेगेटिव साइन को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये जो इतना एक्सप्लेन कर दिया, इतना भी बुक में नहीं लिखा रहता, कोई एक्सप्लेन उतना नहीं करता, बस एक ही सेंटेंस बोलते हैं लोग कि ओवरऑल एरर इंक्रीजेज, नेगेटिव साइन इज ड्रॉप, हो गया। तो आप इतना तो समझ गए। आपको बताया मैंने कि कभी भी कोई मेजर्ड क्वांटिटी आए, A B C D E F आए, तो उन सबके एरर्स के सबके कंट्रीब्यूट होने से बढ़ेगा ही। A B C D अभी कुछ क्वेश्चन किया था हमने, A B C D सब में एरर है, 2%, 1%, 3%, तो वो सब क्या हो रहा है, ओवरऑल बढ़ेगा ही, 17.5% ले आएगा। ओवरऑल बढ़ता ही जाएगा, सबका ऐड होगा। पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऐड ही होने हैं, एरर ऐड ही होना है। न्यूमरेटर में आओगे तो एरर बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में आओगे तो कम हो जाएगा थोड़े ही,
पावर माइनस हो जाने से वो कम कर देगा थोड़ी, एरर में बढ़ाएगा ही। इसलिए पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब में बढ़ना है, पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव ही चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई ठीक है। चलो दूसरा हम लोग जल्दी से डेरिवेशन करें, इसको हटाता हूँ मैं, और दूसरा आ गया ये वाला, इसी में मैं दिखा देता हूँ भाई, दूसरा वाला ग्रीन से दिखा देता हूँ, थोड़ा मोटा यूज़ करके। चलो देखो भाई, ये अगर मान लो a प्लस बी के बदले में है a माइनस बी, तो कैसे करेंगे? a माइनस बी है, ध्यान देना, z इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही काम होता रहेगा भाई, ऐसे ही काम होगा। z इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो वैसे ही कैलकुलेटेड क्वांटिटी और इधर हमारा मेजर्ड क्वांटिटी। अब राइटिंग इन द एरर लिमिट के साथ लिखेंगे तो z प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे बस, और तो कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस करोगे तो देखो भाई यहाँ पे आ गया, यही यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो a माइनस बी, इन दोनों को एक साथ करोगे भाई, इन दोनों को एक साथ करोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे भाई। और ये a माइनस बी जो है यही तो z है, यही z है, इसलिए a माइनस बी और ये z कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी को ही z लिखेंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद कोई चेंजेज नहीं, फिर वही आ गया प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ a माइनस बी था तो यहाँ भी a माइनस बी आया, और a माइनस बी से z कैंसिल हो गया, और फिर वही, और फिर नेगेटिव साइन ड्रॉप करेंगे और यही ऑब्टेन करेंगे। बोलो क्लियर है? निगेटिव साइन भी रहेगा तो ऐसे ही तो लिखेंगे, a को लिखा माइनस ये b को लिखेंगे भाई, तो b को लिखा, और ये a माइनस बी एक साथ लिख देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a है, a माइनस बी एक साथ लिख देंगे। तो इन दोनों को हमने कर दिया एक साथ, a माइनस बी और ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। a माइनस बी से ये कैंसिल हो गया z, और फिर हमें वही मिल गया, और जब वही मिल गया तो इसके हिसाब से फिर नेगेटिव साइन को ड्रॉप करेंगे और ये मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। इसलिए माइनस भी होगा, यहाँ माइनस भी होगा, तब भी ये कैंसिल होकर के रिजल्ट यही आना है, और नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस ही रहेगा। इसलिए फाइनली फॉर्मूला क्या बना कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस माइनस b, याद होगा फॉर्मूला तो यही था, इफ z इज इक्वल टू a और प्लस माइनस b, प्लस हो या माइनस हो, डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a और प्लस डेल्टा b। याद आ गया फॉर्मूला? ये सम और डिफरेंस है, मतलब सम होना हो या डिफरेंस होना हो, ये वाला तो भाई सम ही होगा। तो क्लियर हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कौन सा रूल भाई? तो अब देखेंगे प्रोडक्ट रूल। अब लिखो भाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल समझा जाए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई वो देखते हैं। तो z इज इक्वल टू a इंटू बी, फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, z इज इक्वल टू a इंटू बी है, ठीक है भाई, z इज इक्वल टू a इंटू बी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको फिर लिखेंगे विद एरर लिमिट्स लिखेंगे, राइटिंग विद एरर्स, ठीक है, एरर्स के साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है भाई। और अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ ऐसे आया तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, जैसे करते थे अलजेब्रा में ब्रैकेट, वैसे a इंटू बी, फिर a इंटू डेल्टा बी। तो देखो ये और प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, ऐसा ही लिखेंगे भाई, मतलब a है प्लस रहेगा तो a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू डेल्टा बी, माइनस रहेगा तो कोई बात नहीं, a इंटू माइनस डेल्टा बी तो माइनस a डेल्टा बी, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फिर अब इसको इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, कोई परेशानी होगा तो बताना, प्लस माइनस साफ साफ लिखें b इंटू डेल्टा a, और प्लस माइनस अब इसका इसके साथ,
तो प्लस माइनस ये हो गया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। बोलो ठीक है यहाँ तक? ब्रैकेट ब्रेक किया, ए बी ए डेल्टा बी। ए बी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए ए बी लिखा, और प्लस माइनस ए डेल्टा बी क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था। फिर देखेंगे यहाँ पे डेल्टा ए, यहाँ प्लस माइनस है इंटू बी करना, तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए ये वाला, और प्लस माइनस डेल्टा ए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रह जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब है मेन बात समझने, यहाँ तक तो आया। टारगेट क्या है भाई? तो टारगेट है ये कि हमें डेल्टा जेड मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, या डेल्टा जेड अपॉन जेड मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों में से जो भी मिल जाए। और फ्रैक्शनल मिल जाएगा तो हमें परसेंटेज निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में या ये मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, टारगेट तो ये है भाई। चलो देखो, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूं ये कि ये वाला क्वांटिटी को ऑलमोस्ट जीरो डिक्लेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। एरर है भाई, ये एरर है। एरर का मतलब है छोटा, पॉइंट में एरर होता है। तो देखो इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना होता है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना होता है? 0.01 होता है। चलो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 कितना हो जाएगा भाई? तो 0.0001। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर क्वांटिटी स्मॉल है तो इसका प्रोडक्ट करने से और स्मॉल हो जाता है। अगर क्वांटिटी स्मॉल है तो प्रोडक्ट करने से और स्मॉल हो जाता है। इसलिए ये क्वांटिटी स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये और स्मॉल हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाएगा। ये समझो 0.01 है, 0.01 है तो 0.001 हो जाएगा। मीन्स ये जो क्वांटिटी था 10⁻⁻2 था, ये था 10⁻⁻2 और ये हो गया 10⁻⁻4। मीन्स 1/10 का 40 यहाँ इस तरह से बन जाएगा। इट मीन्स जब टू स्मॉलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वो और स्मॉल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दो कि एरर फार्मूला में आगे का स्टेप बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, और ये नेग्लेक्ट तभी होगा जब ये वेरी वेरी स्मॉल होंगे। इसलिए जो अब फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं, फिर इस पे आएंगे, अभी ऑब्टेन करने जा रहे हैं, ये z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये ए बी क्या है? z है। ए बी क्या है? z है। तो इसको मैं z लिख सकता हूँ, यानी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन अभी करेंगे नहीं, इसको ए बी ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ए बी है प्लस माइनस ए डेल्टा बी है और प्लस माइनस बी डेल्टा ए है, उधर वाला को छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या हमें डेल्टा z मिल सकता है? तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँ, अगर z को अगर कैंसिल करूँ तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? चलो इसको मान लो इमेजिन करते हैं कि ये कैंसिल कर दिया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए तो मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा z तो मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा? ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड। ये कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं हुआ कि ए इंटू डेल्टा बी कर रहे हैं, बी इंटू डेल्टा ए। अरे स्टैंडर्ड होता है फ्रैक्शनल, एरर ऐसा होता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं। इसको स्टैंडर्ड करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, यानी कि इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। मीन्स ये वाला कैंसिल समझो नहीं कर रहे हैं, इसको ए बी का ए बी रख रहे हैं। ध्यान देना, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके बदले में? स्टैंडर्ड करने के लिए, टू मेक स्टैंडर्ड रिजल्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टू मेक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग क्या करें? डिवाइड करेंगे, डिवाइड LHS बाई Z एंड RHS बाई A इंटू B। ऐसा कर सकते हैं। LHS को मैंने Z से डिवाइड किया और RHS को मैं AB से डिवाइड करूँ, क्योंकि Z हमारा AB है।
भाई जेड ही ए बी है, जब ये दोनों इक्वल ही हैं तो क्यों ना लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जेड में है तो जेड से डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ए इंटू बी में है तो ए बी से डिवाइड कर दो। जेड से इधर डिवाइड किए, ए बी से इधर डिवाइड किए, बात तो एक ही है, जेड ही तो ए बी है। तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। देखो कैसे, तो यहां पे अगर डिवाइड करेंगे जेड से तो ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, आराम से लिखता हूँ, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ हो गया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ऐसा लिखने से फ़ायदा देखो क्या हुआ, ये z यहाँ 1 बन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, बोलो ये हुआ, ये 1 z अपॉन जेड 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, ए बी से ए बी कैंसिल होगा 1, ये हो गया ए बी ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, बोलो ठीक है, ए कैंसिल हो गया डेल्टा बी बाई बी, और ये हो गया बी कैंसिल होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, बोलो ठीक है। अब यहाँ से 1 को शहीद कर दो तो इससे क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिखें, बात एक ही है, और इधर है डेल्टा बी बाई बी, बोलो क्लियर है भाई। अब ये देखो स्टैंडर्ड लग रहा है कि नहीं, फ्रैक्शनल में बात हो रहा है, नेगेटिव साइन को ड्रॉप करेंगे और फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये मिल गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखो ध्यान से, हम लोगों को ये रिजल्ट कब मिला, फ्रैक्शनल वाला परसेंटेज वाला रिजल्ट कब मिला, जब हमने इसको नेगलेक्ट किया। ध्यान देना सारे लोग, जब इसको हम लोगों ने नेगलेक्ट किया, और ये नेगलेक्ट किया तो कुछ तो छूट गया, ये वही है, ये है 4.0 और ये है 0.04। तो जब एरर फार्मूला से रिजल्ट आए थे तो 0.04 छोड़ दिया था, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था 4.04%, याद होगा मोमेंटम में इंक्रीमेंट किए थे तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट एग्जैक्ट आना चाहिए था 4.04%, तो एरर फार्मूला से अप्लाई किए तो 4% आ गया। क्यों आ गया कि ये वाला छूट गया, ये कहाँ छूट गया भाई, वो इसी में, क्योंकि एरर फार्मूला में ये नेगलेक्ट किया गया था, तो ये नेगलेक्ट किया हुआ रह गया 0.4%, बाकी जो आ गया 4% तुम्हें आंसर मिल गया। स्लाइड वेरिएशन था तो ये वाला नेगलेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर में, लेकिन जब ये 50% से बढ़ाया था हम लोगों ने मोमेंटम तो ये वाला ही 25% था और ये वाला था 100% इधर वाला। तो जब एरर फार्मूला में तो ये नेगलेक्ट कर चुके हो तुम, तो 25% समझो नेगलेक्ट हो गया, और एरर फार्मूला तुमने यूज किया तो ये दे दिया आंसर कि भाई 100% है। क्यों, इसने छोड़ दिया, क्योंकि एरर फार्मूला में वो मान के चला जाता है कि ये स्मॉल है तो छोड़ दिया भाई इसको, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। तो इसलिए इसने 100% दे दिया, 25% तुम्हारा छूट गया। तो इसका मतलब कि गलत हो गया ना, एग्जैक्ट में तो 125%, एरर फार्मूला लगा रहे हैं, एरर फार्मूला डिराइव ही किया गया है वेरी स्मॉल के लिए, वेरी स्मॉल है तो जो छूटेगा वेरी स्मॉल होगा, तो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर ऑलमोस्ट एरर फार्मूला से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा बड़ा वेरिएशन है और तब ये छोड़ करके, मीन्स एरर फार्मूला तो इसको छोड़ करके ही ऑब्टेन किया गया है, तो एरर फार्मूला से जो रिजल्ट आएगा वो बड़े वेरिएशन के लिए रॉन्ग रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि बड़े अमाउंट को तुमने नेगलेक्ट कर दिया और रिजल्ट ला रहे हो। और छोटे अमाउंट का वेरिएशन है तो वो नेग्लिजिबल, जो नेगलेक्ट किया गया है एरर फार्मूला में वो वेरी स्मॉल था, इसलिए ऑलमोस्ट सेम आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ था? समझ में आ गया कि हमने इसको नेगलेक्ट करके बनाया है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, बोलो भाई, क्लियर है? बिल्कुल लॉजिकल चलने की ज़रूरत है, बिल्कुल लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। फिज़िक्स है ही लॉजिक का चीज़। तो ये समझ गए तुम भाई? जब ये समझ गए हो तो अब
नोट करना हो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किया कुछ नहीं, एरर के साथ हमने लिख दिया और इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट किया, नेगलेक्ट करने से ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल तक आज हम लोग समझ गए। अब एक और बच गया है, इसको हटाऊं? यस सर। और क्या बच गया है भाई हम लोगों का? तो और बच गया है, देखो एक बच गया तुम्हारा z इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो जनरली पूछा जाता है, और एक बच गया z इज इक्वल टू ए अपॉन बी वाला। ये दो डेरिवेशन और कॉमन है, इसको हमें देखना पड़ेगा। आज का टाइम ख़त्म हो रहा है तो इसलिए आपका खोपड़ी भी काम करना बंद कर देगा, तो आज तो इसको खींच नहीं सकते हम लोग, इसलिए ये वाला नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। नेक्स्ट